जादू के प्रकार या भेद। जादू कितने प्रकार का होता है? विभिन्न मानव शास्त्रियों ने जादू का वर्गीकरण जादू के उद्देश्य तथा सामाजिक स्वीकृति के आधार पर किया है। हम यहाँ उनका उल्लेख करेंगे। जादू के क्षेत्र में प्रमुख वर्गीकरण सर जेम्स फ्रेजर का है। टाइलर ने कहा था कि विचारों की त्रुटिपूर्ण साम्यता के कारण जादू का विचार पनपा और यह साम्यता कार्य कारण के रूप में देखी गई। फ्रेजर ने इन विचारों को ग्रहण किया और उसे सहानुभूति का नियम का नाम दिया। टाइलर ने इसे नियम नहीं कहा था, परंतु फ्रेजर ने इसे ऐसा माना। टाइलर ने कहा कि आदिम लोगों ने ऐसी साम्यता को तर्क के आधार पर सिद्ध किया, न कि कार्य कारण के आधार पर। फ्रेजर ने कहा कि आदिवासियों ने इस प्रकार की साम्यता की वस्तुओं को सहानुभूति के रूप में देखा, इसलिए फ्रेजर ने इसे सहानुभूति का नियम कहकर पुकारा। आपने कहा कि सहानुभूति भी दो रूपों में देखी जा सकती है। एक ऐसी सहानुभूति जो अवलोकन योग्य समानता पर आधारित है, जैसे सोनास व पीलिया की बीमारी में। दूसरी सहानुभूति संपर्क पर आधारित है। इस प्रकार आपने जादू को वंशावली की तरह वर्गीकृत किया। ये दोनों ही वर्गीकरण आपने दो प्रमुख नियमों पर आधारित माने। पहला है समान क्रिया का समान परिणाम होता है। नंबर दूसरा है एक बार का संपर्क सदैव का संपर्क। इन दोनों ही नियमों को आपने सिद्धांतों में बदल दिया। प्रथम प्रकार के नियम को आपने समानता का नियम और इससे संबंधित जादू को होम्योपैथिक, अनुकरणात्मक या नकली जादू कहा। दूसरे को उन्होंने संपर्क या संसर्ग का नियम कहा और इससे संबंधित जादू को संपर्क का जादू या सांसर्गिक जादू कहा। आदिम समाजों में पाए जाने वाले सभी प्रकार के जादू को इन दोनों सिद्धांतों पर आधारित माना गया है। इन दोनों के कारण एवं प्रभाव के बीच संबंधों की सहानुभूति दिखाई देती है, इसलिए इन दोनों को सहानुभूति जादू कहा गया है। फ्रेजर ने जादू का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। पहला है अनुकरणात्मक जादू, समानता के नियम पर आधारित। दूसरा है सांसर्गिक जादू, संपर्क के नियम पर आधारित। पहला अनुकरणात्मक जादू। अनुकरणात्मक जादू में यह विश्वास किया जाता है कि एक प्रकार की जादुई क्रिया करने पर उसका परिणाम भी समानधर्मी होगा। रेत, राख व मिट्टी के चित्र बनाना और उनसे हानि पहुंचाने वाली जादुई प्रथा का प्रचलन भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, अमेरिका, बेबीलोनिया आदि सभी देशों में रहा है। ओजेबे इंडियन लोग अपने दुश्मन की कास्ट मूर्ति बनाकर उसके सीने, सिर, पेट व आँख में सुई चुभोते हैं। उनका विश्वास है कि जिस अंग में कष्ट पहुंचाया जा रहा है, दुश्मन को भी उसी अंग में कष्ट पहुंचेगा। भारत में छोटा नागपुर क्षेत्र की कुछ जनजातियों का विश्वास है कि बादलों की गर्जन या गड़गड़ाहट से ही वर्षा होती है। अतः वर्षा लाने के लिए ऐसी ही गड़गड़ाहट पैदा करना आवश्यक है। इसके लिए वे पहाड़ों पर जाकर मुर्गे या सुअर की बलि देकर बड़े बड़े पत्थर लुढ़काते हैं। पत्थरों के लुढ़कने से पैदा होने वाली गड़गड़ाहट बादलों में भी गड़गड़ाहट पैदा करेगी और वर्षा होगी। हो जनजाति के लोग वर्षा लाने के लिए आग लगाकर धुआं करते हैं, क्योंकि यह धुआं
बादल बनकर वर्षा करेंगे। खोंड जनजाति के लोगों में वर्षा लाने के लिए नर बलि दी जाती है। उनकी मानता है कि कष्ट पाने वाले व्यक्ति की आंखों से आंसू टपकेंगे, घावों से रक्त बहेगा, उसी तरह वर्षा भी होगी। टेहरी गढ़वाल के क्षेत्र में भी वर्षा लाने के लिए व्यक्ति को इतनी शारीरिक पीड़ा दी जाती है कि उसकी आंखों से आंसू बह निकले, जो वर्षा को भेजेंगे। ऑस्ट्रेलिया में यह विश्वास प्रचलित है कि यदि प्रसवा माँ को किसी वृक्ष का फल खाने को दिया जाए तो अगले वर्ष उस वृक्ष पर अधिक फल लगेंगे। गोलालारी लोगों में जब प्रेमी अपनी प्रेयसी से मिलने उसके घर जाता है तो शमशान की मिट्टी ले जाता है, जिससे वह प्रेमिका के घर की छत पर डाल देता है, जिससे कि उसके मिलने के समय परिवार के सदस्य गहरी नींद में सोते हैं। अपने शत्रु के पुतले बनाकर उसमें सुइयां चुभोना, कीले ठोंकना, उन्हें गाड़ना या जलाना आदि क्रियाएं कई जनजातियों में प्रचलित है। यह विश्वास किया जाता है कि सजीव व्यक्ति को भी वही कष्ट पहुंचेगा जो पुतले को पहुंचाया जा रहा है। इस प्रकार जादू का यह विश्वास है कि उसकी क्रियाओं का अनुकरणात्मक प्रभाव होगा और उद्देश्य की सिद्धि होगी। ये था अनुकरणात्मक जादू। दूसरा है सांसर्गिक जादू। इसके विपरीत दूसरे प्रकार के जादू में समानता के स्थान पर संपर्क का महत्व अधिक है। किसी भी वस्तु का किसी से एक बार संपर्क रहा हो तो ऐसा माना जाता है कि संपर्क में आई हुई उस वस्तु पर यदि कोई जादुई क्रिया की जाएगी तो उसका प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ेगा जिसके संपर्क में वह थी। आदिम लोगों में इस प्रकार का विश्वास काफ़ी व्यापक है। हिंदुओं में भी हम देखते हैं कि बच्चे के जन्म के बाद उसकी नाल को एक स्थान पर गाड़ दिया जाता है। इसी तरह से शिशु के प्रथम केशों को संभाल कर रखा जाता है, उन्हें बहते पानी में फेंक दिया जाता है। आदिम लोगों में एक दूसरे के कपड़े नहीं पहने जाते। इसके पीछे स्वास्थ्य संबंधी कारण ही नहीं है, वरन इसलिए भी कि कपड़ों को व्यक्ति के शरीर का भाग ही माना जाता है। इसी तरह से कटे हुए नाखून, बाल, मलमूत्र, थूक, बर्तन तथा व्यक्तिगत वस्तुएं भी जिस व्यक्ति के होते हैं उसी का भाग माने जाते हैं। अतः अलग होने पर भी ऐसी मानता है कि वे उस व्यक्ति से संबंध रहती है। इसलिए एक व्यक्ति के मरने पर कई आदिम समाजों में उससे संबंधित वस्तुओं को भी जला दिया जाता है अथवा दफना दिया जाता है। इसका कारण यह है कि यदि उस मृत व्यक्ति पर किसी ने जादुई क्रिया की हो तो उसका कुप्रभाव दूसरे व्यक्तियों पर नहीं पड़े। जादुई क्रिया का उद्देश्य सदैव हानि पहुंचाना ही नहीं होता। चेरोकी समाज में शिशु की नाल को विशेष स्थान पर रखने का कारण है वे लड़की की नाल को काटने के बाद अनाज की कोठी के नीचे इसलिए गाड़ देते हैं कि बड़ी होने पर लड़की अच्छा भोजन बनाए। इसी तरह से लड़के की नाल को पेड़ पर टांग दिया जाता है जिससे कि बड़ा होकर वह कुशल शिकारी बने। डॉक्टर दुबे ने उद्देश्य के आधार पर जादू को 3 भागों में बांटा: संवर्धक जादू, संरक्षक जादू और विनाशक जादू। संवर्धक जादू का उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना, वर्षा करना, व्यापार में लाभ कमाना आदि। संरक्षक जादू का उद्देश्य दूसरे जादूगर द्वारा किए गए जादू के प्रभाव को कम करना, जादू से रक्षा करना, संपत्ति की सुरक्षा व दुर्भाग्य से बचाना। विनाशक जादू प्रतिपक्षी को हानि पहुंचाने और उसकी संपत्ति को नष्ट करने, मारने, बीमार करने आदि से संबंधित है। तो ये इस प्रकार से जादू के कुछ प्रकार हैं। धन्यवाद।